दोस्तों, मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले 20 सालों में 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के टर्म में और 10 साल मोदी जी के टर्म में देश ने कितनी तरक्की की, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किसके 10 साल बेहतर रहे, मोदी जी या डॉक्टर मनमोहन सिंह के। मोदी सरकार के 10 सालों की बात करें तो इन 10 सालों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो देश हित में रहे। मोदी जी और डॉक्टर मनमोहन दोनों अपनी अपनी पार्टी के एक बेहतर छवि के नेता हैं। दोनों ने देश के लिए बेहतर तरीके से काम भी किया है। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। 2014 तक जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भारत की जीडीपी 7.4% थी। मोदी सरकार के 10 साल पूरा होने के बाद भारत की जीडीपी 2024 में 8.2% है। देखा जाए तो मोदी जी के कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ ज्यादा तेज रही है। हालांकि मनमोहन सिंह का भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने में एक अहम भूमिका रही है। साल 1991 में जब देश के सामने भारी आर्थिक संकट आया था तब देश की अर्थव्यवस्था व्हीलचेयर पे थी। तब देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो गया था। इसमें सिर्फ 3 महीने के इंपोर्ट ही किए जा सकते थे। इसके अलावा देश पर भारी कर्ज अलग से था। इस सिचुएशन से निपटने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था। इसी बीच नरसिम्हा राव 21 जून 1991 में प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने सही फैसला लेके मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। तब मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें बहुत सालों पुराना लाइसेंसिंग राज को खत्म कर दिया गया, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर हम दोनों सरकारों के 10-10 साल के कार्यकाल की बात करें तो मोदी सरकार में जीडीपी ग्रोथ काफी हद तक बढ़ी है। 2004 में भारत 12वें नंबर पे था और 2014 में देश 11वें नंबर पे था। मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में भारत 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और मोदी सरकार का कहना है कि आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और भारत की जीडीपी ग्रोथ $5 ट्रिलियन हो जाएगी। जीडीपी स्ट्रॉन्ग तो हुई, साथ ही साथ मोदी सरकार के 10 सालों में भारत ने इंग्लैंड को भी जीडीपी ग्रोथ में पछाड़ दिया है। जीडीपी पर कैपिटल की बात करें तो भारत की जीडीपी पर कैपिटल भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की। डॉक्टर मनमोहन की सरकार में 2014 तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व $322.6 बिलियन था। मोदी सरकार के 2024 तक यह रिजर्व बढ़कर $646.42 बिलियन हो गया। इन 10 सालों में भी फॉरेक्स रिजर्व डबल से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर हम इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर की बात करें तो मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी चुनौती महंगाई रही थी। उनके चुनाव हारने का एक रीजन महंगाई भी था। एवरेज करके देखें तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इन्फ्लेशन रेट 7.51 था। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में यह मई 2024 तक 4.23% रही है, जो कि काफी कम हुई है। अब बात करते हैं डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की, जिसके दम पे हमेशा हर पार्टी एक दूसरे को घेर कर चुनाव का मुद्दा बनाती है। अभी जाके चेक करिए, सिलेंडर का दाम जनवरी 2014 में 1241 रुपए था। गलत। आप कितना? बिल्कुल 1241। गैस सिलेंडर की बात करें तो मार्च 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान बिना सब्सिडी का एक गैस सिलेंडर की कीमत 1241 रुपए थी और मोदी जी के गवर्नमेंट में जून 2024 में एक सिलेंडर की कीमत 800 रुपए है, जो कि काफी कम हुआ है। अगर हम पेट्रोल और डीजल के रेट की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के रेट भी डॉक्टर मनमोहन के 10 सालों के कार्यकाल में ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई थी तो पेट्रोल के रेट 34 रुपए थे और 2014 तक यह बढ़कर 73 रुपए हो गए, यानी 115% बढ़ा पेट्रोल का रेट। तो जब 2014 में मोदी सरकार आई तो उस समय पेट्रोल का रेट 73 रुपए था और आज 2024 में पेट्रोल के रेट 94 रुपए हैं, यानी 2014 से लेकर 24 तक पेट्रोल के रेट 29% बढ़े। तो मनमोहन सिंह की सरकार में पेट्रोल के रेट काफी तेजी से बढ़े थे। अगर हम डीजल की बात करें तो 2004 में डीजल के रेट 22 रुपए थे और 2014 तक आते आते यह 55 रुपए हो गया, यानी 150% का इंक्रीज हुआ। और मोदी गवर्नमेंट में 2024 तक डीजल के रेट 87 रुपए हैं, यानी 2014 से लेके और 2024 तक 58% बढ़ा। तो डीजल के रेट भी मनमोहन सिंह की सरकार में काफी तेज हुए थे। अगर हम गरीबी की बात करें तो 2024 की शुरुआत में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया था कि पिछले 9 सालों में भारत के 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए हैं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2013-14 में भारत में गरीबी दर 29.17% थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28% रह गई है, यानी 17.89% लोग गरीबी से निकले हैं। गरीबी का एक मेन रीजन बढ़ती जनसंख्या भी है। अगर जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं हुआ तो गरीबी बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। मोदी सरकार में रोजगार की बात करें तो पिछले 10 सालों में हर वर्ष 5 करोड़ रोजगार जनरेट हुआ है और बेरोजगारी दर में लगातार कमी हुई है।
2004 से पहले हमारे देश में कुल 70 एयरपोर्ट थे और आज करीब 148 हैं। पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे और आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। पहले हेल्थ बजट 37,330 करोड़ था और आज 90,171 करोड़ है। पहले देश में 9,38,000 डॉक्टर्स थे और आज 13,08,000 डॉक्टर हैं। 2014 से पहले देश में 723 यूनिवर्सिटीज थी और आज 1,114 हैं। पहले एजुकेशन बजट लगभग 80,000 करोड़ था और आज 1,12,000 करोड़ है। लेकिन मोदी सरकार में देश के ऊपर लोन ज्यादा बढ़ा। 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का लोन था और यही लोन 2024 में मोदी सरकार में 168 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। किसी भी देश में अगर डेवलपमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो उसको लोन लेना होता है। इस लोन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रोड, स्कूल, रेलवे, इंडस्ट्रीज बनाती है जिससे देश में विकास होता है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर गवर्नमेंट इस प्रॉफिट से लोन चुकाती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट पुराने लोन को भी चुकाती रहती है। देश को डेवलप करने के लिए कई डेवलप कंट्रीज लोन लेती हैं। सबसे ज्यादा लोन यूनाइटेड स्टेट के ऊपर है, करीब 34.4 ट्रिलियन डॉलर। डिफेंस सिस्टम की बात करें तो देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मोदी सरकार सेना के मामले में सख्त है। पाकिस्तान के सीज फायर का उल्लंघन करने और सैनिकों की हत्या करने पर मोदी सरकार ने इंडियन आर्मी को इससे निपटने के लिए खुली छूट दे रखी है। वहीं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पाकिस्तान का फायर का जवाब देने के लिए भी दिल्ली फोन करना होता था, लेकिन अब पाकिस्तान हो या चाइना, दोनों जगह पर सीधा गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। डिफेंस पॉलिसी को लेकर मोदी जी का स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहा है। इस मामले में अब दूसरे देशों को भारत पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। किसानों के हित की बात करें तो मोदी सरकार ने किसानों के विकास और उनके एम्पावरमेंट के लिए लगातार काफी सुधार किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत हर वर्ष 6,000 रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। डिसीजन पावर की बात करें तो अपनी पार्टी के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कंपैरिजन में मोदी जी का डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग है। अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जैसे ट्रिपल तलाक को खत्म करना हो, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव करना हो, CAA लागू करना हो, राम मंदिर का फैसला, इलेक्शन बॉन्ड डाटा हो, नोटबंदी या GST को इम्प्लीमेंट करना हो। इंटरनेशनल इमेज की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तुलना में मोदी जी की इमेज प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काफी पॉपुलर है। मोदी जी ने देश के विकास के लिए कई देश से अच्छे रिलेशन बनाए हैं। आज लगभग वर्ल्ड के सभी देश भारत को जानने लगे हैं। इसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है। उन्होंने वर्ल्ड में भारत का नाम फेमस किया है। आज विदेश में रह रहे भारतीयों को लोग इज्जत की नजर से देखते हैं। वर्ल्ड में मोदी जी मोस्ट पॉपुलर PM है, इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया PM ने एक बार मोदी जी को बॉस कहा था। Prime Minister Modi is the boss. डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो हमेशा गांधी परिवार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोई भी फैसला उनके दम पर नहीं लेने दिया। करप्शन की बात करें तो मनमोहन सिंह की सरकार में बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हुए थे। मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार पर कोई भी इतना बड़ा स्कैम का दाग नहीं लगा है। एक बार विपक्ष ने राफेल के मामले में मोदी जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मोदी सरकार को क्लीन चिट मिल गई। राफेल के डील में कोई करप्शन नहीं हुआ था और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। मोदी जी की बात करें तो उन्होंने अपने डिसीजन पावर से नोटबंदी, GST, मेक इन इंडिया, धारा 370 और ट्रिपल तलाक, राम मंदिर जैसे अहम फैसले लिए। मोदी जी ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए रोड, रेल, एयरपोर्ट, वाटरवे जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक डेवलप किया। मोदी जी की लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू मनमोहन सिंह। इसमें कोई डाउट नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक स्ट्रांग लीडर नहीं थे, लेकिन वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते थे। सारे डिसीजन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के थ्रू लिए जाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने टेन्योर में 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट पास किए थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और यहीं पे मोदी गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है। कहाँ हम $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन आज भी एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है। एक जॉब वैकेंसी के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। मोदी गवर्नमेंट को इस टेन्योर में एजुकेशन सिस्टम, स्टार्टअप और स्किल्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये वीडियो गुजरात के भरूच का है, जहां 10 वैकेंसी के लिए 1800 लोगों ने अप्लाई किया था। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सब लोग बेरोजगार हैं जैसे मीडिया में दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए 3 साल से 10 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए था। अब ये बात तो 95% क्लियर है कि जो लोग यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए थे वे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, लेकिन इन लोगों को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए, तभी यहाँ इतने लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं। दोनों प्राइम मिनिस्टर ने अपने अपने कार्यकाल में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। जो भी प्राइम मिनिस्टर बेहतर रहा हो,
लेकिन आम आदमी के लिए दो सबसे बड़ी चुनौतियां हमेशा रही हैं, महंगाई और बेरोजगारी, जिसका सबसे बड़ा एक रीजन बढ़ती जनसंख्या भी है। आपको कौन से प्राइम मिनिस्टर के 10 साल बेहतर लगे, कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।